तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग जो देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक से हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे थे विथ डिस्कशन हम लोग सोल्व कर रहे थे दोस्तों यूथ कंपटीशन बुक से। इसमें दोस्तों हम लोग फिजिक्स सोल्व कर लिए हैं, फिजिक्स, बायो। अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग तीसरा चैप्टर में स्टार्ट थे दोस्तों। तीसरा चैप्टर में हम लोग लास्ट टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग फोर्थ चैप्टर। तो ये जो बुक है दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस आप जान लीजिए। ये बुक जो है ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, यानी कि रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है दोस्तों, इसका रामबाण बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर। तो बिना समय गवाए, इससे पहले दोस्तों हम लोग पढ़े क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग समभारिक के बारे में पढ़े थे दोस्तों। क्या समभारिक? आइसोबार। क्या पढ़े थे? आइसोबार पढ़े थे। समभारिक, समभारिक किसको क्या बोलेंगे दोस्तों? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो, यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या हो? भिन्न होता है, परंतु परमाणु भार समान होता हो। क्या है? परमाणु भार समान होता है, उसको क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। उसका एग्जांपल है दोस्तों आर्गन, क्रिप्टन, आर्गन है दोस्तों, पोटेशियम है, उसके बाद कैल्शियम है। ये तीन तत्व जो है दोस्तों, इसको क्या समभारिक है। यानी देखिए, इसका जो है परमाणु संख्या क्या है? इसका परमाणु संख्या जो है दोस्तों, एक का परमाणु संख्या 18 है, एक का परमाणु संख्या 12 है, एक का परमाणु संख्या 20 है। लेकिन इसका परमाणु भार जो है दोस्तों, तीनों का क्या है? समान है, 40 40 40, यानी कि क्या है? समभारिक है। उसी प्रकार से समस्थानिक को भी देखेंगे हम लोग। देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। जो एक ही तत्व के परमाणु है जिसकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक बोलते हैं दोस्तों। एक ही तत्व के परमाणु है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कैसे? देखिए, इसका परमाणु जो संख्या है क्या है? समान है, सबका परमाणु संख्या समान है, लेकिन इसका परमाणु भार जो है दोस्तों वो अलग अलग है। इसमें एक प्रोटॉन तो है ही, लेकिन इसमें 0 न्यूट्रॉन है। इसमें एक प्रोटॉन है प्लस 1 न्यूट्रॉन है, तो 2 भार हो गया इसका। आप पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव तो देखे होंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। इसमें एक प्रोटॉन तो है, क्योंकि परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन की संख्या 1 रहेगा, लेकिन 2 न्यूट्रॉन है। इसमें क्या है? 2 न्यूट्रॉन है, यानी कि इस जो है क्या है? समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। कौन होता है? प्रोटियम, दूसरा को ड्यूटेरियम और तीसरा को ट्रेटियम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यही हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जो चैप्टर है, टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक है, वो है सम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको इतना से समझ में आ गया होगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि कोई भी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसको क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। देखिए, हम लोग समस्थानिक पढ़ लिए। समस्थानिक किसको बोलेंगे? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? प्रोटॉनों की संख्या, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। ठीक है। अब समभारिक किसको बोलेंगे दोस्तों? तो समभारिक बोलेंगे उसको जिसमें उसका जो भार है, भार कहने का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। भार क्या हो? भार की संख्या क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो, उसको क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। अब सम इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इससे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु, आयन को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अभी देखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब जो आता है नया चैप्टर आ जाता है, कौन सा? गैसीय लॉ। इसमें 2 लॉ आपको बढ़िया से याद करना है। कौन सा? एक होता है बॉयल्स लॉ। क्या होता है? बॉयल्स लॉ, इसको आपको थोड़ा सा याद करना है बढ़िया से। और उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा लॉ जो है चार्ल्स लॉ है। क्या है? चार्ल्स लॉ है। दूसरा कौन सा है? चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ। अब ये दोनों लॉ को आपको अच्छा से डिस्कस करना है। चलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते हम लोग दोनों लॉ को कवर करेंगे। चलिए आगे आता है, कह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। कह रहा है जिस ताप पर किसी गैस का आयतन क्या हो? जो शून्य हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या हो? जो गैस का आयतन है, गैस का आयतन क्या हो जाए? शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं परम ताप बोलते हैं दोस्तों। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं उसको? परम शून्य ताप बोलते हैं। जिस ताप पे क्या हो जाता है? गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं परम शून्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परम शून्य ताप। आप कहेंगे सर कि जो परम शून्य ताप है
उसका मान क्या होता है, वो कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है दोस्तों 0 डिग्री केल्विन। क्या है, 0 डिग्री केल्विन पे क्या हो जाता है, गैस का आयतन जो है वो शून्य हो जाता है। शून्य होने कहने का मतलब दोस्तों, जो गैस में जो अणु है, जो गैस में अणु है, उसका जो अणु है उसमें जो बल होता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उस तापमान को क्या बोलते हैं, उस तापमान को बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आदर्श गैस का समीकरण है दोस्तों, आप याद कर लीजिए, इसको सोनोमेरिकल बनाने में आपको सहूलियत होगी। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस गैस समीकरण क्या है, आदर्श गैस समीकरण? तो आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, या एमआरटी भी कहीं पे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, ये आदर्श गैस समीकरण है। चलिए अगला देखिए, आगे कह रहा है कि बॉयल्स लॉ आ गया। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के नियम अनुसार जो बॉयल्स लॉ है दोस्तों, वो क्या करता है, देखिए बॉयल करेगा, कोई भी चीज बॉयल करेगा, बॉयल्स लॉ क्या करता है, कोई भी चीज अगर जो बॉयल करेगा उसमें क्या होगा, उसमें जो तापमान जो है दोस्तों वो नियत रहेगा। क्या रहेगा, वो तापमान नियत रहेगा। बॉयल्स लॉ में क्या रहेगा, जो टेम्परेचर है दोस्तों वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन के गुणनफल को क्या बोलते हैं, स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर क्या रहता है, स्थिरांक रहता है। देखिए तापमान को कांस्टेंट कर दिया तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, पीवी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट कहने का मतलब इसको सी भी लिख सकते हैं, पीवी बराबर सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, बॉयल्स लॉ कहता है। बॉयल्स लॉ में क्या कहता है, अब जब पीवी बराबर सी कह देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अब अगर जो जब बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम को क्या कीजिएगा, वॉल्यूम को क्या कीजिएगा, अगर जो आप वॉल्यूम को कम कीजिएगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर जो प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कमेगा। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ के अनुसार है। अगला देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गैस का आयतन है दोस्तों, गैस का आयतन कहने का मतलब वॉल्यूम, गैस के दाब यानी प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। कौन सा नियम बताता है, बॉयल्स लॉ बताता है, चार्ल्स लॉ बताता है, या गैल-लुसाक लॉ बताता है? कौन सा लॉ बताता है, जल्दी बताइए। तो अभी बताए हैं कि उल्टा कहने का मतलब कि वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। कौन बता रहा था, तो अभी बताया बॉयल्स लॉ बता रहा था। कौन सा, बॉयल्स लॉ, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस के एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन क्या हो जाए, दोगुना ना हो जाए। आयतन क्या हो जाए, दोगुना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान क्या है, देखिए दोस्तों, एक जो टेम्परेचर आपको T1 दे रखा है, T1 वो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब कह रहा है कि जो T1 है वो एक वॉल्यूम है V1, उसको इतना तक बढ़ाया जाता है, इतना तक बढ़ाया जाता है कि जो V2 है, V2 जो बढ़ाने के बाद जो V1 है उसको भी रख लेते हैं, और जो V2 है बढ़ाने के बाद क्या हो जाए, 2 भी ना हो जाए। ठीक, अब जब V है दोस्तों तो इसका टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब उसका वॉल्यूम को दोगुना कर देंगे, वॉल्यूम को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। जब जैसे ही आप दोस्तों उसका वॉल्यूम को दोगुना कीजिएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, उस टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा अगर जब वॉल्यूम को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। तो ये जो है दोस्तों ये क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम से रिलेशन में है, टेम्परेचर और वॉल्यूम से रिलेशन में है। तो इसका जो है, पहले तो आप टेम्परेचर को क्या कीजिए, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। किसमें, केल्विन में। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से प्लस करते हैं, यानी कि 300 केल्विन जो है, केल्विन में कहें तो 300 डिग्री केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में कहें तो 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों क्या है, बराबर है। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है जो दोस्तों नियत दाब पे जो होता है, नियत दाब जो है फॉर्मूला जो देता है दोस्तों, चार्ल्स लॉ देता है। कौन देता है, चार्ल्स लॉ देता है। चार्ल्स लॉ देता है नियत दाब का फॉर्मूला। तो नियत दाब पे जो होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, यानी कि अगर जो आप वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, और टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टेम्परेचर के। कोई दिक्कत नहीं है। तो V जो है दोस्तों V/T, यानी कि V1/T1 इक्वल टू होता है V2/T2। जब कांस्टेंट को क्या करेंगे, हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको V1 को V रखना है, V1 को क्या रखना है, V रखना है। T1 कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर T1 तो 300 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है,
V2 को 2 भी रखना है, क्योंकि दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 2 भी रखना है। T2 हमको पता नहीं है, T2 को हम लोग क्या करना है, निकालना है। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये भी सही भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। ये जो है कहाँ चला जाएगा, ये जो है से चला जाएगा, T2 यहाँ चला जाएगा। T2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 600 केल्विन, क्या हो जाएगा 600 केल्विन। अगर जो केल्विन में आंसर देता तो इसको 2 भी बराबर हो जाता 600 केल्विन, लेकिन केल्विन में तो आंसर दे नहीं रहा है, केल्विन में तो आंसर दे नहीं रहा है, अब दे रहा है डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस से हम लोग केल्विन में पहुंचने के लिए क्या किए थे, 273 को जोड़े थे, इसीलिए हम लोग केल्विन से डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, इसमें 273 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 600 केल्विन में से क्या करेंगे, 273 घटाइए। 273 जैसे ही आप घटाएंगे तो 0 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 9 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ से दोस्तों 4 बचेगा, यानी 427। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 327 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, अभिलांछनी गैस समीकरण, अभिलांछनी गैस समीकरण क्या है, पीवी बराबर एनआरटी, किस गैस का एक ही प्रकार से लागू होता है, कौन सा है, पीवी बराबर एनआरटी। क्या है, पीवी बराबर एनआरटी, यही बताए हैं पीवी बराबर एनआरटी के बारे में, इसीलिए बताए थे क्योंकि आगे जो है आपको आएगा। तो यही बताए थे, आदर्श गैस का समीकरण है क्या है, पीवी बराबर, आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस का समीकरण है दोस्तों। पीवी बराबर क्या है, एनआरटी, आदर्श गैस का समीकरण है। ठीक है, आदर्श गैस स्थिर द्रव्यमान के लिए है, क्या है, स्थिर द्रव्यमान के लिए है। जब बॉयल्स एवं चार्ल्स नियम नियुक्त करते हैं तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, बनता है। जब दोनों का हम लोग बॉयल्स और चार्ल्स नियम को क्या करते हैं, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के, बॉयल्स प्लस चार्ल्स लॉ को क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं हम लोग, मिलाते हैं बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को, तो क्या बनता है, आदर्श गैस नियम बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थिर आदर्श गैस को स्थिर दाब पर, क्या अभिदाब कह रहा है, स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसका आयतन 2 गुना ना हो जाए। फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बनाइए और आप आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 364, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम सब एग्जाम का नाम नहीं बताएंगे, आप सारा क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही समझिए। चलिए कौन सा नियम कह रहा है, कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। देखिए बॉयल्स लॉ आपको पता है संबंधित है, चार्ल्स लॉ ये भी आपको संबंधित है, लेकिन जूल्स लॉ एवोगाड्रो लॉ में आपको कंफ्यूजन है कि सर जूल्स लॉ होगा कि एवोगाड्रो लॉ होगा। देखिए दोस्तों एवोगाड्रो लॉ भी ऐसे क्या है, गैस से संबंधित है, लेकिन जूल्स लॉ जो है वो गैस से संबंधित नहीं है, जूल लॉ, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्या है ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। अब देखिए जूल लॉ के थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जूल लॉ होता क्या है। ठीक है, जूल्स लॉ होता क्या है, जूल्स का नियम, जूल्स का नियम। देखिए जूल्स लॉ जो है दोस्तों, जूल्स लॉ, वो जूल्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ जो है वो है किसी, जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब कोई तार है उसमें क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो प्रतिरोध के कारण तार में जो उष्मा उत्पन्न जो होता है ना दोस्तों, जो प्रतिरोध के कारण देखे होंगे कि जहां पे किसी भी तार में करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा पर फ्लो हो रहा है, तो तार गर्म हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो विद्युत प्रवाह के कारण विद्युत जो तार है उसमें प्रतिरोध जो होता है उसके कारण क्या हो जाता है, उष्मा उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जूल का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग जूल का नियम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जूल है वो बन गया फाइनली यूनिट, किसका यूनिट बन गया, तो उष्मा का यूनिट बन गया जूल। ठीक है, ये जूल्स का नियम हो गया, बाकी सब जो है गैस से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 365 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होगा। क्या कह रहा है कि कौन विसरित नहीं होगा, अगरबत्ती का धुआं, इत्र की पास पे धुआं, मेथी पाउडर, कौन सा ऐसा है जो विसरित नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, विसरित नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि मेथी पाउडर है, क्या है, पाउडर है, पाउडर जो है क्या होता है, विसरित नहीं होगा, पाउडर जहां पे रख दिए वहीं पे रह जाएगा, अगर जो बिखेर देंगे तो बिखेर देगा, लेकिन वह विसरित नहीं होगा, यानी कि फैलेगा नहीं। धुआं क्या है, अगरबत्ती का धुआं, वो तो धुआं अगरबत्ती जहां जलाएंगे वहां से क्या होगा, सुगंध विसरित हो जाएगा गैस के हवा के माध्यम से। इत्र भी क्या होता है, तो विसरित होता है, धुआं भी क्या होता है दोस्तों, विसरित होता है, लेकिन मेथी पाउडर जो है विसरित नहीं होगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है।
ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, तो आप इसका कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3366 कह रहा है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसके बारे में, विसरण के बारे में, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है कि यह विसरण नहीं हो सकता है। क्या सही नहीं है विसरण के बारे में? तो विसरण के बारे में दोस्तों आप देखे होंगे, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ये एकदम जो है दोस्तों वाहियात है, गलत बात है। ये आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अगला देखिए, विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। सही बात है, जब विसरण होता है दोस्तों किसी कण का, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है? गति करता है। अब देखिए, गैसों के विसरण की दर ठोस द्रव की तुलना में अधिक होता है। सही बात है, कहीं पे ठोस रहेगा, द्रव रहेगा, गैस रहेगा, तो किसका विसरण दर ज्यादा होगा? तो गैस का विसरण दर ज्यादा होगा। फिर कह रहा है विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। देखिए, अगर जो कहीं पे परम शून्य ताप पर रख दिए हैं तो उसका गति जो है गतिमान नहीं रहेगा, तो विसरण होगा नहीं। तो विसरण तभी संभव है जब पदार्थ का कण क्या हो? गतिमान हो। अब देखिए, विसरण के गति का नियम का प्रतिपादन कौन किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। कौन किया था? ग्राहम बेल। देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, विसरण की गति का नियम जो है वो किसने दिया था? तो ग्राहम बेल ने दिया था। कब दिया था? तो इसको कहेंगे कि सर ये 1883 में दिया था। कब दिया था? 1883 में दिया था विसरण का नियम। ठीक है, जब गैस विसरित होने लगा तो कहा कि चलो गैस क्या है, गैस में एक विसरण की प्रभाव है। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, दाब पर विभिन्न गैसों के अपेक्षित वेग, घनत्व विपरीत अनुपात के रूप में निकाला गया। इसी के अनुसार क्या हुआ? विसरण के अनुसार ही क्या? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? गैसों का कौन सा गुण उन्हें सुहावा बनाता है? देखिए, कौन सा गुण है दोस्तों? देखिए, गैस का कौन सा ऐसा गुण है जो उन्हें क्या करता है? सुहावा बनाता है। क्या बनाता है? सुहावा बनाता है। तो संपीड्यता। क्या बनाता है? संपीड्यता बनाता है दोस्तों, संपीड्यता। गैस का कोई निश्चित आकार, आयतन नहीं होता है। गैस का कोई निश्चित आकार, आयतन क्या होता है? नहीं होता है दोस्तों। न इसका आकार होता है, न इसका आयतन होता है गैस का। इसमें विसरण होता है, लेकिन सुहावा कौन बनाता है? संपीड्यता बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? जो डाल्टन था ना दोस्तों, वो डाल्टन एक आंशिक दाब का नियम दिया था। वो कौन सा समीकरण पर क्या होता है? लागू होता है, उसके बारे में है। कौन सा समीकरण पे? तो पहले अब देख लेते हैं कौन सा समीकरण है। तो CO+H2, ये क्या है? डाल्टन का गैसीय नियम क्या होता है? लागू होता है, इसका समीकरण पर लागू होता है। लेकिन जो डाल्टन कहते थे दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक गैस को क्या करना है? 2 या 2 से अधिक गैसों को क्या करना है? मिक्स कर देना है, मिश्रण करना है। लेकिन कब करना है? उसको करना है जो टेम्परेचर हो, उसका टेम्परेचर क्या रहता है? निश्चित रहना है, कांस्टेंट रखना है टेम्परेचर। नियत टेम्परेचर पर, नियत दाब पर, एक बंद परख नली में डाल देना है। तो इस जो रिएक्शन होगा, अभिक्रिया, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? डाल्टन का नियम बोलते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 369 कह रहा है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमपाती होता है। गैस का जो मात्रा है वो क्या होता है? व्युत्क्रमपाती होता है। तो किस में व्युत्क्रमपाती होता है? गैस का जो मात्रा है व्युत्क्रमपाती किसका होता है? तो दाब का होता है, प्रेशर का होता है। गैस का मात्रा व्युत्क्रमपाती होता है तो किसमें? दाब के। ये कौन बताया था? गैस का मात्रा कहने का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम व्युत्क्रमपाती होता है प्रेशर का। तो कौन कहा था? तो आप बताएंगे सर बॉयल्स लॉ बोला था। कौन बोला था? बॉयल्स लॉ बोला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 370 कह रहा है दोस्तों, एक आइडियल गैस जो क्या हो? आइडियल आदर्श गैस हो, उसका 4 ग्राम 54.6 केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर 5.6 मीटर क्यूब परिमाण प्राप्त करता है, तो उसका आणविक भार क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। इतना भारी भरकम क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन आदर्श गैस से। चलिए आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या है? PV बराबर nRT, इतना आपको पता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको दे रखा है n का मान दे रखा है, जो दे रखा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब दे रखा है। n दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? n दे रखा है आपको 2। n कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आपको दे रखा है दोस्तों, सॉरी, प्रेशर आपको दे रखा है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, 2 दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 2। अब आपको दे रखा है क्या? दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है दोस्तों, वॉल्यूम। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होता है? वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम होता है 5.6 मीटर क्यूब। क्या होता है? 5.6 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाता है। अब कह रहा है जो आर है उसका कितना मान दे रखा है, जो आर है उसका मान आपको दे रखा है, आर का मान दे रखा है आपको। आर जो है दोस्तों इसका मान आपको लेना है कितना, 8.0.82 आर का मान दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, दे रखा है आपको जो 54.6, ये आपको टी दे रखा है। टी दे रखा है कितना, केल्विन में दे रखा है। डिग्री सेल्सियस में देता तो केल्विन में कन्वर्ट करते, तो 54.6 केल्विन दे रखा है। अब इसको पुट कर दीजिए। आपको से पूछ रहा है आणविक भार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आणविक भार पूछ रहा है, यानी कि एन का मान पूछ रहा है दोस्तों, आणविक भार। एन बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो एन बराबर करेंगे तो हो जाएगा पीवी बटा आर टी। बहुत बढ़िया, पीवी बटा आर टी। अब पी का मान पता है 2, भी का मान पता है 5.6, आर का मान पता है 0.82। आर का मान क्या आता है गैस का, 0.82 होता है। आपको पता है टी का मान पता है दोस्तों, टी का मान कितना पता है, तो टी का मान कहेंगे सर हमको पता है कितना, टी का मान पता है 54.6। बहुत बढ़िया, ई पॉइंट से ही पॉइंट खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2 गुने इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों, इसका आप आंसर आ जाएगा, इसका आपका पास आंसर आ जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको बी सही है। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, सारा फॉर्मूला पर बैठा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का जो आयतन है वो दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन जो है से दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कौन सा, तो बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर का था, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, चार्ल्स लॉ के। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है दोस्तों, बॉयल्स लॉ के अनुसार। ठीक है, बॉयल्स लॉ का जब फॉर्मूला से आपको निकालेंगे तो P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, अगर जो चार्ल्स लॉ के अनुसार निकालेंगे दोस्तों, तो चार्ल्स लॉ के अनुसार अगर जो आप किसी भी फॉर्मूला से निकालेंगे तो होता है दोस्तों, क्या होता है सर, चार्ल्स लॉ के अनुसार तो V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, चौथा चैप्टर। अब हम लोग 5th चैप्टर की ओर चलेंगे, वो है रेडियो एक्टिविटी। क्या है, रेडियो एक्टिविटी, उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आपको कुछ खराब या अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, सजेशन देने की कोशिश करें दोस्तों। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक।